Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's CAF Foundation series, we'll be discussing regulation of banking business. तो business जो banking का है उसको regulate करने के लिए mainly we have Reserve Bank of India and its powers under the Reserve Bank of India Act and the Banking Regulation Act. तो जो हमारा Banking Regulation Act है वो Reserve Bank of India को authorize करता है to issue directions to the banks अंडर सेक्शन 21 एंड सेक्शन 35A। तो जो भी डायरेक्शंस इन एक्ट्स के अंडर आरबीआई बैंक्स को देता है दे आर बाइंडिंग ऑन द बैंक्स। ऑल्दो उसकी इंस्ट्रक्शन में ये नहीं भी लिखा हो दैट दे आर स्टैट्यूटरी इंस्ट्रक्शंस, दे आर टू बी फॉलोड दैट वे। तो सेक्शन 21 जो है वो रेगुलेट करता है जो भी एडवांसेस होते हैं जो बैंकिंग कंपनीज या बैंक्स एडवांसेस देते हैं, और सेक्शन 35 एक ग्रांट करता है बहुत सारी पावर्स आरबीआई को बैंकिंग कंपनीज को रेगुलेट करने की। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को 2017 में अमेंड भी किया गया था जिसके थ्रू सेक्शन 35A और सेक्शन 35A भी इंट्रोड्यूस किए गए थे, ऐड किए गए थे, जिससे आरबीआई को बैंक्स के केसेस में डायरेक्टली हैंडल करने को मिलता है, इंटरवीन करने को मिलता है बैड लोन्स के केसेस में। ओके, तो अगर आरबीआई के किसी भी डायरेक्शन का वायलेशन बैंक करता है तो बेसिक जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इनवैलिडेट नहीं होगा। मान लो कोई एक सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट करना बैंक को अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू आरबीआई, लेकिन बैंक ने वो कर दिया तो आरबीआई के डायरेक्शन का वायलेशन हुआ, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिडेट नहीं होगा लेकिन प्रोसिक्यूशन हो सकता है बैंक का। और जब भी आरबीआई डायरेक्शंस इशू करता है तो आगे होने वाली चीजों में उसका एप्लीकेशन होता है रेट्रोस्पेक्टिवली, पीछे से जो उन्होंने ऑलरेडी बैंक्स वाले कर चुके हैं उन पे एप्लीकेशन नहीं होता है। और आरबीआई भी जब अपनी पावर यूज करता है डायरेक्शंस इशू करने की, गुजरात हाई कोर्ट ने बोला है कि जेन्युइन इंटेंशन से उन्हें वो इंस्ट्रक्शंस देनी है, कुछ भी मैलिफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए है। बाकी आरबीआई के पास पावर है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कॉशन या एडवाइस करना बैंकिंग कंपनीज को। वो किसी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स के लिए भी बैंक्स को वार्न कर सकते हैं, जनरल एडवाइस भी बैंक्स को दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बैंक्स के डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की, तो बेसिकली तो दो ही टाइप्स के होते हैं, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट होते हैं जो आप एक सेट पीरियड के लिए बैंक के पास रखते हैं पैसा, बैंक रीपे करता है आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड, जैसे एफडी हो गए, आरडी हो गए। और जो हमारे डिमांड डिपॉजिट हैं करंट और सेविंग्स अकॉर्डिंग सेविंग्स अकाउंट, दे आर रीपेबल ऑन डिमांड, जब भी आप चाहो बैंक से वो पैसे निकलवा सकते हो अकॉर्डिंग टू द डिपॉजिट टर्म्स। और जो पीरियड और इंटरेस्ट रेट होगा वो डिपॉजिटर और बैंक के बीच में डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू द आरबीआई। आरबीआई की बेसिक इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली बैंक पहले ही डिपॉजिटर को बताता है कि आपको कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो जो ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की एक्टिविटी है ये की बैंकिंग एक्टिविटी मानी जाती है अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। कहीं पे भी एक्ट में मेंशन नहीं है specifically, although not explicitly regulated in the Act, Section 35A authorizes RBI to issue directions regarding deposit acceptance, ensuring bank comply with such directives. तो बैंक कौन से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं उसके लिए भी आरबीआई के पास पावर है। अभी आरबीआई जो मेनली मोरेटोरियम इम्पोज कर सकता है डिपॉजिट एक्सेप्टेंस पे, कि अभी आप नहीं कर सकते हो डिपॉजिट एक्सेप्ट, या फिर डिपॉजिट के पीरियड पे लिमिट सेट कर सकता है आरबीआई, और इंटरेस्ट रेट पे भी लिमिट सेट कर सकता है। तो काफ़ी सारा जो काम है आरबीआई का अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता है। फिर एक चीज़ है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी। जितने भी बैंक डिपॉजिट्स हैं, चाहे रीजनल रूरल बैंक्स में हो, कमर्शियल बैंक्स में हो, नॉर्मल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में हो, वो जो उनके डिपॉजिट्स होते हैं दे आर कवर्ड अंडर दी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेड बाय आरबीआई। तो डीआईसीजी से का जो एक्ट है वो 2021 में अमेंड किया गया था और ये बोला गया था कि अब से 5 लाख तक का जो आपका पैसा है, मोरेटोरियम अगर आरबीआई का लग जाता है तो 5 लाख रुपए तक का जो आपका अमाउंट है आपको विद इन 90 डेज वापस कर दिया जाएगा। आरबीआई ने मोरेटोरियम लगा दिया बैंक पे कि आप कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो उस ऑर्डर के आने के 90 दिन के अंदर अंदर डीआईसीजीसी गारंटीड आपको एटलीस्ट 5 लाख रुपए आपके वापस करता है। ठीक है, उसके बाद कई बार होता है कि कई बार कुछ लोग पैसे जमा करवाते हैं, उन्हें वापस क्लेम ही नहीं करने आते हैं, तो बैंक्स को एनुअली एक रिपोर्ट देनी होती है आरबीआई को अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कि कितने डिपॉजिट्स उनके अनक्लेम्ड पड़े हैं। तो कैलेंडर ईयर खत्म होने के 30 डेज के अंदर अंदर जो भी ये डिपॉजिट्स हैं आरबीआई को एक तो रिपोर्ट जाती है, और जो इनएक्टिव हो रखे हैं 10 साल से ज्यादा वो कहाँ जाएंगी,
डेफ के पास जाएंगे, उसकी हम बात करेंगे। तो अमेंडिंग एक्ट 2013 ने डेफ इंट्रोड्यूस किया, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को हैंडल करने के लिए। पहले तो एनुअल रिपोर्ट जाएगी कि कौन कौन से अकाउंट्स इनएक्टिव हैं, और जो 10 साल से ज्यादा तक इनएक्टिव होते हैं, अनक्लेम्ड होते हैं, वो किसके पास चले जाता है पैसा? डेफ का जो फंड है उसमें चला जाता है। तो इसमें सारी प्रोविजन है कि पैसा डिपॉजिटर भी क्लेम कर सकता है, उसका एयर भी, उसका नॉमिनी भी जो है पैसे क्लेम कर सकता है बाद में। तो किसी भी टाइप का आपका अनक्लेम डिपॉजिट है, सेविंग्स अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, लोन अकाउंट में कुछ पैसा है, वो आपका डेफ में चला जाएगा 10 साल बाद। इवन जो फॉरेन करेंसी अकाउंट है उन्हें पहले इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके प्रिवेलिंग रेट पे फिर फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर कोई बाद में इंसान वो पैसा क्लेम करने आता है तो वो कर सकता है। वो करेगा बैंक से क्लेम, बैंक उसको पैसे दे देगा और आरबीआई से फिर रिफंड क्लेम कर लेगा। तो ये जो पैसा वापस मिलता है ये 3% पर एनम के हिसाब से मिलता है। ठीक है, आरबीआई की डायरेक्शन के हिसाब से, उसकी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से 3% के हिसाब से आपको पैसा वापस मिलता है। फिर जब आप बैंक में पैसा जमा करवाते हो, डिपॉजिट जमा करवाते हो, आप किसी पर्सन को ना नॉमिनेट कर सकते हो दैट इन केस ऑफ माय डेथ दिस पर्सन विल गेट द मनी। तो जो नॉमिनी है वो डिपॉजिटर की राइट इनहेरिट करता है, जो सारा पैसा है अब नॉमिनी को चला जाता है। डिपॉजिटर अपने जिंदा रहते कभी भी नॉमिनेशन को चेंज कर सकता है, कभी भी नॉमिनेशन को कैंसिल कर सकता है। अगर नॉमिनी माइनर है तो उसे आप नॉमिनेट तो कर रहे हो ऑब्वियसली, लेकिन कोई और पर्सन भी अपॉइंट होना चाहिए कि जब तक ये पर्सन माइनर है, अगर इसके माइनर रहते ही डेथ हो गई तो कोई और इसके बिहाफ पे, कोई मेजर, कोई गार्डियन डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद when the bank pays to the nominee, अगर मान लो मेरा डिपॉजिट है, मेरी डेथ हो जाती है, मेरे नॉमिनी को पैसे मिलते हैं, तो वो बैंक की तरफ से वैलिड डिस्चार्ज है। बैंक बोलेगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खत्म हो गई, माई वर्क इज डन है। हाँ, बाद में मेरे नॉमिनी का कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी लीगल एयर से या किसी और से फैमिली में, वो क्लेम करने आ जाते हैं, तो वो नॉमिनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बैंक की सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसका नाम नॉमिनेशन डॉक्यूमेंट्स में है उनको पैसा देना है। उसके बाद वो लड़े झगड़े, बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नॉमिनेशन का पर्पस होता है कि डेथ के बाद जो डिसीज्ड का एस्टेट है उसको कोई टेक ओवर कर ले, जब तक कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स टेक ओवर नहीं कर लेते। अब जैसे डिपॉजिट्स को लेके नॉमिनेट करते हैं, वैसे ही लॉकर को लेके सेफ कस्टडी के लिए जो आप लॉकर में रखते हैं सामान, उसके लिए भी आप नॉमिनेट कर सकते हैं। अंडर सेक्शन 45 जी सी एंड 45 जी एफ अलाउ करता है कि आप सेफ कस्टडी के लिए आर्टिकल्स के लिए भी किसी को नॉमिनेट कर सकते हो। अगर सिंगल इंडिविजुअल होल्डर है लॉकर का तो किसी सिंगल पर्सन को ही नॉमिनेट कर सकता है। जॉइंट अगर आपने लॉकर लिया है तो आप एक से ज्यादा लोगों को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। तो अगर जो डिपॉजिटर है उसकी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को फिर सारा जो सामान है वो दे दिया जाता है। बैंक नॉमिनी या सर्वाइवर को लॉकर का एक्सेस देने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेता है, देख लेता है कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। ठीक है, तो एक्सेस जो दिया जाता है लॉकर के कंटेंट्स को, वो डिजीज्ड जो लीगल है उसके लीगल एयर के को दे सकता है। और जो नॉमिनी है, या फिर अगर नॉमिनी है, नॉमिनी को अगर सर्वाइवरशिप क्लॉज है तो सर्वाइवर को फिर वो सामान सारा मिल जाता है। सो एक्सेस टू लॉकर कंटेंट्स इज गिवन एज अ ट्रस्टी ऑफ द डिजीज्ड लीगल एयर्स एंड बैंक्स मेक इट क्लियर दैट द एक्सेस डज नॉट अफेक्ट एनी राइट्स और क्लेम्स अगेंस्ट द नॉमिनीज एंड सर्वाइवर्स। तो मान लो मेरे नॉमिनी को मेरे लॉकर का सारा सामान मिल गया, वही सेम जो डिपॉजिट्स में, कि बाद में कोई और कंटेस्ट करने आ जाए तो वो कर सकता है, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे खत्म हो जाती है। तो अब हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देख लेते हैं। व्हाट डज द डीआईसीजीसी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021 इंश्योर इन द इवेंट ऑफ बैंक कमिंग अंडर आरबीआई मॉरेटोरियम? तो डीआईसीजीसी का जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू क्या होता है अगर बैंक मॉरेटोरियम के अंडर आ जाता है? ऑल बैंक डिपॉजिट्स आर कवर्ड अंडर द डीआईसीजीसी। सारे बैंक डिपॉजिट्स कवर होते हैं। अप टू 10 लाख कवर होते हैं, 90 दिन में रिटर्न किए जाते हैं। अप टू 5 लाख कवर होते हैं, 90 दिन में भेजे जाते हैं, वापस कर दिए जाते हैं डिपॉजिटर को। या फिर 1 लाख तक के फंड्स कवर होते हैं, 90 दिन में वापस कर दिए जाते हैं। तो 5 लाख तक का जो पैसा है डिपॉजिटर को वापस होता है विद इन 90 डेज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। What was introduced by amending Act of 2013 to manage unclaimed deposit? Unclaimed deposit के लिए 2013 के अंदर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया गया था। तो क्या इंट्रोड्यूस किया? डीआईसीजीसी, आरबीआई, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, या फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो
BRA तो बहुत पुराना है, RBI बहुत पुराना है, DICGC 2021 में अमेंड किया गया था, तो लाया गया है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट है। अनक्लेम डिपॉजिट कहाँ जाते हैं? डेफ के अंदर जाते हैं। उसके बाद है अंडर द DICGC व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फंड्स रिटर्न टू अकाउंट होल्डर्स इफ द बैंक कम्स अंडर RBI मोरेटोरियम, तो 5 लाख तक रिटर्न किए जाते हैं, तो सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है व्हाट हैपेंस इफ अ नॉमिनी इज अ माइनर, बैंक को पैसा, बैंक गवर्नमेंट को दे देता है पैसा, फोरफिट कर दिया जाता है, राइट, या फिर किसी को अपॉइंट किया जाता है जो कि कोई अपॉइंटेड होता है जिस जो बिहाफ पे माइनर के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसा दिया जाता है डिजीज्ड के। तो यहाँ पे जो माइनर के साथ कोई एक मेजर पर्सन होगा, ठीक है, जो उसके बिहाफ पे, माइनर के बिहाफ पे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी सी करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।